हेलो एंड वेलकम टू जीएस नामा। इस रैपिड रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पर है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लाया गया है, जिसके द्वारा आपको एक तरीके से इस यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, बुक्स और थिंकर्स के आइडियाज हैं, उनको यहाँ पर शेयर किया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए। जीएस नामा टेलीग्राम चैनल है, इस ये जो लिंक दी गई है इसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, Which thinker transcend from communism to radical humanism, rejecting both Soviet Marxism and Western liberalism, and founded the Radical Democratic Party in 1940? हिंदी में किस विचारक ने साम्यवाद से रेडिकल ह्यूमनिज्म की ओर रुख किया, सोवियत मार्क्सवाद और पश्चिम उदारवाद दोनों को अस्वीकार किया और 1940 में रेडिकल पार्टी का स्थापना की? तो आपको बताना है कि इसमें से रेडिकल पार्टी की स्थापना किसने की। ऑप्शन है JL नेहरू, RM लोहिया, MN रॉय और आपके EMS नंबोदराय। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आपके MN रॉय। MN रॉय के द्वारा रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से मनुष्य अपनी खुद की चेतना, अपनी वैज्ञानिक पद्धति से अपनी खुद का विकास कर सकता है, और मानवतावाद को इन्होंने एक अपर लेवल पर रखा था। तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग देख सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा था, आइडियोलॉजिकल इनकी जो जर्नी थी वो अर्ली रिवॉल्यूशनरी थे। शुरुआत में इन्होंने रिवॉल्यूशनरी पाथ को अपनाया। को फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है कि मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो 1999 में MN रॉय ने की थी। और मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के भी मेंबर थे। क्रिटिसाइज्ड लेनिन सेंट्रलिज्म, जो लेनिन के द्वारा सेंट्रलिज्म को फॉलो किया गया था उसका इन्होंने क्रिटिसिज्म किया। और बाई लेटर 1930 में इन्होंने इस मार्क्सिस्ट अथॉरिटेरियन से अपने आप को अलग किया, इससे मोहभंग हुआ उनका। और इसके बाद उन्होंने 1940 में एक रेडिकल ह्यूमनिज्म पर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का भी स्थापना की थी। इसके बाद जब वो इनकी जो थीम्स में इन्होंने कहा था कि रिजेक्ट क्लास वार एंड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, एम्फेसाइज इंडिविजुअल लिबर्टी, रीजन, साइंटिफिक टेम्पर एंड इथिकल पॉलिटिक्स, एडवोकेट डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इनकी कुछ बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आप लोग इसको जरूर से देख लें। जैसे इंडिया इन ट्रांजिशन 1922, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन चाइना 1946, न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो 1947, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन 1952। इसके साथ इनका कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रीब्यूशन भी है। जैसे इन्होंने फाउंडेड द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, डिसॉल्व इट लेटर इन फोकस इन फिलोसॉफिकल वर्क। फेमस कोट है इनके कुछ, जैसे फ्रीडम इज द सुप्रीम वैल्यू, नॉट अ मीन्स बट एन एंड इन इट सेल्फ। इन्होंने कहा है कि जो स्वतंत्रता है वो अपने आप में एक सुप्रीम वैल्यू रखती है, और नॉट अ मीन्स बट एन एंड इन इट सेल्फ। ये कोई एक जरिया नहीं हो सकता है, लेकिन ये इसका एंड रिजल्ट इसी से मिल सकता है। तो फ्रीडम इज द सुप्रीम वैल्यू होनी चाहिए किसी भी मानव के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं इनकी बुक्स हैं, इंडिया इन ट्रांजिशन 1992, Revolution and Counter-Revolution in China 1946, New Humanism, A Manifesto 1947, and Region, Romanticism and Revolution 1952। तो ये 4 बुक्स हैं, इनकी जरूर याद करना आप लोग। और इनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थे, इसको भी देख सकते हैं। और इसमें इन्होंने आइडियोलॉजिकल जर्नी इनकी थी कि किस तरीके से पहले रिवॉल्यूशनरी होते थे, फिर इन्होंने कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्टवाद को इन्होंने फॉलो किया, एंड देन शिफ्ट टू रेडिकल डेमोक्रेटिक। अगला क्वेश्चन है, विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट contains the first systematic treatise on statecrafts, including theories like Mandal and Saptang, and was rediscovered in 1905 by R. Samastri। तो इसमें से ये क्वेश्चन है जो हिंदी में देख सकते हैं, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत सहित शासन कला पर पहला व्यवस्थित ग्रंथ है, जिसे 1905 में R. समशास्त्री ने पुनः खोजा था। जैसे ऑप्शन है उसमें मनुस्मृति, शांति पर्व, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र। तो इसमें से आप लोग जब जब भी मंडल या सप्तांग थ्योरी की बात होगी, तो किस तरीके से कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी की बात की थी, तो ये आपकी जो बात हुई थी वो किस में हुई थी, अर्थशास्त्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अर्थशास्त्र इसका आंसर हो जाएगा। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग देख सकते हैं। जैसे कौटिल्य थे, कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। और इनकी जो इरा थी वो 40th सेंचुरी BC, मौर्यन पीरियड। और एडवाइजर जो थे, यानी कि एक तरीके से प्रधानमंत्री कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। और इन्होंने किस तरीके से घनानंद, जो उस समय नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राजगद्दी से हटाया था, और मौर्यन में इनका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को इस्टेब्लिश किया था मगध में। तो अगला है रीडिस्कवरी, इनकी जो इसकी जो मनुस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट है उसको रीडिस्कवर किया था क्षमा शास्त्री के द्वारा मैसूर में 1905 में। ये भी एक फैक्ट बन सकता है जो इतना न्यूज़ में नहीं रहता है, इतना मतलब
तो कई कई क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। अगला इनकी की थीम्स हैं कुछ, जैसे कि दंड नीति थी, साइंस एंड पनिशमेंट, साइंस ऑफ पनिशमेंट है, रियल पॉलिटिक है, इथिक्स सेकेंडरी टू स्टेट सर्वाइवल, मतलब जब भी अगर स्टेट की सर्वाइवल की बात आएगी तो मॉरलिटी को पीछे रख सकते हो। मंडल थ्योरी दी है इन्होंने, सर्कल ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, योर नेवर इज योर एनिमी एंड नेवर्स नेवर इज योर फ्रेंड, मतलब कहने का है जब भी कोई आपका स्टेट का पड़ोसी स्टेट होगा तो वो आपका हमेशा दुश्मन की तरह काम करेगा, लेकिन जो पड़ोसी का पड़ोसी होगा वो आपका दोस्त हो सकता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं, जैसे भारत का मोस्टली जो नेबर हैं, मतलब एक तरीके से या नेबर आपके दुश्मनी होंगे, जैसे आपका चाइना है, इधर आपका पाकिस्तान है, लेकिन चाइना का और जो पाकिस्तान का नेबर है ईरान, तो ईरान से कहीं ना कहीं हम लोगों के अच्छे संबंध भी हैं, तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो एज ए एग्जाम्पल। इन्होंने सप्तांग की थ्योरी भी दी थी, सप्तांग थ्योरी यानी स्टेट सेवन किस तरीके से वर्क करेगा स्टेट, इसमें थे किंग, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कौश, दंड और मित्र, यानी कि 7 तत्व जरूर होने चाहिए स्टेट को चलाने के लिए। किंग राजा, अमात्य होने चाहिए, उसके वजीर, जनपद, इसको किस तरीके से स्टेट को डिवाइड करना चाहिए, स्टेट की रक्षा के लिए दुर्ग बने होने चाहिए, किस तरीके से इसको फिजिकली और मोरली किस तरीके से उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, और एक राज्य को चलाने के लिए कोष तो होना चाहिए, धन और दंड, अगर कोई गलत नीति पे अपनाएगा तो उसको दंड भी देना चाहिए, और एक मित्र जरूर होना चाहिए। तो ये सब अगर चलेंगे तो सप्तांग थ्योरी और स्टेट एक अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से डेवलप होगा। डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन और वार स्ट्रेटजी, इस तरीके से बात की गई है इनकी जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी उसमें। और इनके फेमस कोट हैं, द किंग सेल लूज नो टाइम व्हेन द अपॉर्चुनिटी वेटेड फॉर अराइव्स, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसके लिए बिना समय गवाए राजा उसको अपने कब्जे में कर सकता है। इन द हैप्पीनेस ऑफ दिस हिज सब्जेक्ट्स लाइज द किंग्स हैप्पीनेस, राजा की जो जनता है, जो उनका नागरिक है, उनकी खुशी में ही राजा की खुशी है। बुक है अर्थशास्त्र की, इसमें टोटल 15 बुक्स थी और 150 चैप्टर थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ सकता है कि कितने टोटल चैप्टर थे, 150 चैप्टर थे। इसको मैकियावेली की प्रिंस या रियलिज्म से भी इसको कंपेयर किया जाता है। और इनकी थीम्स हैं, थीम्स से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मंडल, सप्तांग, मत्स्य न्याय, ये सब उसी में डाल करके वो पूछ सकता है ये किससे रिलेटेड है, तो आपके कौटिल्य से रिलेटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, और इसको आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी देख सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल इंटीग्रल ह्यूमनिज्म 1950 1965 विच व्यूज द इंडिविजुअल एज एन स्पिरिचुअल सोशल बीइंग वाज प्रपोज्ड एज अ थर्ड वे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म बाय ह्यूम, मतलब एकात्म मानववाद की यहाँ पर बात की गई है, जो 1965 में दिया गया था। एक बिटवीन द कड़ी है पूंजीवाद और साम्यवाद के, तो ये किसने दिया था? इसका ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वी आर अम्बेडकर। तो ये आप लोगों को ये क्वेश्चन पता भी होगा, लेकिन ये समझाने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन को रखा गया है, जिससे क्या हो कि आप थीम बेस्ड क्वेश्चन को देख सकें और इससे पूरे चैप्टर को आपने रिवाइज कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा आपका दीनदयाल उपाध्याय। इसका आंसर क्या होगा? इन्होंने एकात्म मानववाद की बात की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति को जोड़ करके, भारतीय सभ्यता को जोड़ करके किस तरीके से भारत का विकास हो सकता है, भारतीय लोग पश्चात संस्कृति को ना अपनाएं, अपनी खुद की संस्कृति को अपनाएं, और किस तरीके से भारत को डेवलप कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो आपको पता है, दीनदयाल उपाध्याय है। इनके जो लाइफ स्पेन था 1960 से 1968 तक था, और इन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट था इस, तो इन्होंने क्या किया था कि डिलीवर्ड 4 लेक्चर्स ऑन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, यानी कि एकात्म मानववाद पर 4 इन्होंने लेक्चर्स लिए थे बॉम्बे 1965 में, और यहीं से इनकी एक तरीके से आइडियोलॉजी इस्टेब्लिश्ड हुई थी। आज जो जनसंघ और जो वहीं से निकली थी भारतीय जनता पार्टी, ये इसी मोटो पर काम करती है, अडोप्टेड द फिलोसफी ऑफ भारतीय जनसंघ। अगला है कोर बिलीफ्स ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इसके एकात्म मानववाद के कोर बिलीफ्स क्या है? रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न मटेरियलिज्म, यानी कि पाश्चात्य को रिजेक्ट करना है, पर्सन फिजिकल प्लस साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली, और सभी तरीके से किस तरीके से भारतीय सभ्यता को अपना सकता है, इंडियन कल्चर को किस तरीके से अपना सकता है, वो अपनाना चाहिए। नेशनलिज्म रूटेड इन धर्म नॉट जस्ट ज्योग्राफी, धर्म जो हमें सिखाता है हमारी राष्ट्रवाद को, वो एक ज्योग्राफी तय नहीं करती है, ये इनका कहने का मतलब था। फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन था नॉट मार्क्सिज्म, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट कैपिटलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, फोकस ऑन धर्म राज्य इंस्टीड ऑफ सेकुलर राज्य। तो समझ सकते हो ये किस तरीके से एक धर्म की बात करते हैं। बुक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है इनकी, 1965 लेक्चर से इस्टेब्लिश की गई थी। इनके कुछ फेमस कोट्स हैं, जैसे वेस्टर्न आइडियोलॉजीज डिवाइडेड मैन, इंडियन थॉट इंटीग्रेट हिम, भारतीय जो विचार है वो लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, और जो वेस्टर्न है वो डिवाइड करने का काम करते हैं। डेथ इनकी जो मिस्टीरियस तरीके से हुई थी नियर मुगल सराय रेलवे स्टेशन इन 1968। तो दीनदयाल उपाध्याय
रेलवे स्टेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। मुगलसराय चंदौली उत्तर प्रदेश में है, बनारस के पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संपूर्ण क्रांति और टोटल रिवॉल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन 1974 एज ए रेस्पॉन्स टू करप्शन एंड अथॉरिटेरियनिज्म। हु वाज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट? यानी कि जो संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन 1974 भ्रष्टाचार और सत्तावाद के विरोध में शुरू की गई थी, इसके नेता कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा, इसके ऑप्शन देख सकते हैं। विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। तो जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उसके खिलाफ जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिगुल बजाया था वो आपके थे जयप्रकाश नारायण जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। इनके बारे में कुछ हम लोग समझ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ और लाइफ स्पैन इनका था 1902 से 1979 तक। और जब इमरजेंसी लगाई गई थी और उस समय सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता बन करके उभरे थे, सोशलिस्ट लीडर थे। और इनको निकनेम इनका है लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाने जाते थे। आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन इनका मार्क्सिस्ट था, गांधीयन सोशलिस्ट एंड टोटल रिवॉल्यूशन। यानी मार्क्सिस्ट से इन्होंने शुरुआत की, फिर गांधीयन अपना इंडियन सोशलिस्ट एक तरीके से कह सकते हैं, और फिर टोटल रिवॉल्यूशन की बात की थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था डिसइल्यूजन्स हुए थे विद कांग्रेस एंड नेहरूवियन सोशलिज्म। इन 1974 लॉन्च्ड बिहार मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन। और टोटल रिवॉल्यूशन इसके लिए किया था, मल्टी डायमेंशनल था, पॉलिटिकल था, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। यानी कि जिस भी तरीके से सरकार और सत्ता का विरोध हो सकता है उस तरीके से उन्होंने विरोध किया था। यानी कि और इनकी जो बुक्स थी इसमें से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, यानी कि वाई सोशलिज्म, क्यों साम्यवाद समाजवाद होना चाहिए 1936 में। और प्रेजेंट डायरी इनकी थी 1948 में। फेमस कोट है, आई हैव कम नॉट टू प्ले पॉलिटिक्स बट टू क्लीन द डर्ट पॉलिटिक्स। मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, लेकिन राजनीति में जो गंदगी है उसको साफ करने आया हूँ, इनका फेमस कोट था। इम्पैक्ट हुआ है लेड टू डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इन्हीं के इस विरोध के कारण इमरजेंसी भी लागू की गई थी एक तरीके से। और इंस्पायर्ड किया था इन्होंने जनता पार्टी की फॉर्मेशन के लिए 1977 में। और सबसे पहले सत्ता भी 1977 में जनता पार्टी की गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। तो कहीं ना कहीं यहीं से इंस्पायर्ड थी जनता पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को, हम लोग ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है इस पर शेयर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ सप्त क्रांति, यानी कि सिविल रिवॉल्यूशन एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी थ्रू जेंडर इक्वलिटी, कास्ट एवोल्यूशन एंड ग्लोबल जस्टिस। यानी कि भारत में किसने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया, जो लैंगिक समानता, जाति उन्मूलन और वैश्विक न्याय के माध्यम से भारतीय समाज को बदलने का उद्देश्य रखता है? इसके ऑप्शन हैं जेपी नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन। तो इसमें से सिंपल सा ऑप्शन आपका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, एक समाजवादी नेता थे। इन्होंने ही सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी। तो इसको आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। इन्होंने एक्सप्लेनेशन, लाइफ स्पेन इनकी 1910 टू 1967 थी। और पॉलिटिकल आइडेंटिटी इनकी थी, सोशलिस्ट थे, एंटी कांग्रेस थिंकर थे, फाउंडर ऑफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। और सप्त क्रांति इनके सेवन रिवॉल्यूशन में जब बात की जाती है तो इनमें इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट द कास्ट, यानी कि जात के खिलाफ काम करना है, अगेंस्ट जेंडर इनक्वलिटी, लैंगिक असमानताओं को खत्म करना है, अगेंस्ट इनक्वलिटी बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, अगेंस्ट प्राइवेट एंड कैपिटल डोमिनेंस, कॉलोनियल माइंडसेट, लिंग्विस्टिक डोमिनेशन एंड फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रोटो ग्रीन कंशन। अगर आप लोग इस तरीके से देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आज के जो हम लोगों के चलते हैं, या फिर इंडियन जो गवर्नमेंट्स है, डीपीएसपी है हम लोगों के, कहीं ना कहीं इन्हीं सब की बात करते हैं। और कोई भी सरकार होगी उसका बेस होगा अगर तो देखा जाए इसी सप्त क्रांति से इंस्पायर्ड रहता है। तो देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए ये। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1951, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स 1952 एंड व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955। इनके फेमस कोट्स हैं आपके, जैसे कास्ट इज इंडिया एंड ओल्डेस्ट टायरनी, यानी कि भारतीय समाज में जो कास्ट है वो एक तरीके से बहुत ही, उसकी जो जड़ें हैं बहुत एक तरीके से टायरनी है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन थिंकर डेवलप, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंडियन थिंकर डेवलप द concept of annihilation of caste, opposed Manu Smriti and proposed state socialism in the 1940, advocating for state ownership of key industries for 10 years। तो इसमें से किसने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की अवधारणा दी थी? तो इसमें ऑप्शन है आपके पेरियार, ज्योतिबा फुले, वी आर अम्बेडकर एंड गोपाल गणेश अगरकर। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक तरीके से इनकी बुक भी है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट इनके थीम्स बुक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इनका फुल नेम था डॉक्टर भीमराव रामाजी अम्बेडकर। इनका लाइफ स्पैन है 1891 टू 1956। फिलॉसफी इनकी रेडिकल डेमोक्रेट, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थे। कोर थीम्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, हिस्टोरिक अनडिलीवर्ड स्पीच, क्रिटिसाइड हिंदू सोशल ऑर्डर, अगेंस्ट मनु स्मृति थे, सिम्बोलिकली वर्न्ड 1922 में इन्होंने इसको जला दिया था महेंद्र सत्याग्रह के दौरान। अगला था इक्वेलिटी एज द की और टू जस्टिस, समानता ही किसी भी जस्टिस का एक
की पॉइंट हो सकता है। स्टेट सोशलिज्म आउटलाइन इन 1947 इन स्टेट एंड माइनॉरिटीज़। 10 years पीरियड ऑफ स्टेट ऑनरशिप ओवर की इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, प्रोटेक्शन एंड इंडिविजुअल राइट। शुरुआत में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इनका कहना था कि किस तरीके से 10 वर्ष तक स्टेट ऑनरशिप ओवर द की इंडस्ट्री होना चाहिए। इनकी कुछ की वर्क्स यानी कि बुक्स हो सकती हैं, जैसे कास्ट इन इंडिया 1960, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सबसे ज़्यादा जो बुक्स के बारे में पूछा जाता है तो वो अम्बेडकर जी की बारे बुक्स के बारे में पूछा जाता है। कास्ट इन इंडिया, Annihilation of Caste 1936, What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables 1945, State and Minorities 1947, The Buddha and His Dhamma 1957, जो मरणोपरांत के बाद इनकी बुक्स आई थी। और ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको याद कर लेना। और इनके कोट्स हैं, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाई द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। किसी भी समाज की जो प्रोग्रेस होती है वो एक औरत किस तरीके से उस समाज में कुछ अचीव कर रही है उससे भी देख सकते हैं। अगला है, कास्ट इज़ नॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। ये किसी कास्ट का जब डिवीजन होता है तो किसी लेबर का नहीं होता, लेकिन उसके जो कार्य किए जाते हैं उससे डिवीजन है। लेगेसी इनकी थी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म 1956 एंड नवयाना बुद्धिज्म में ये कन्वर्ट हुए थे। नवयाना इंस्पायर्ड दलित पॉलिटिकल थॉट्स एंड मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बी आर अम्बेडकर जी। इनके और भी इन पर वीडियोस लेकर के आएंगे जिसमें इनके इंपॉर्टेंट बुक्स थीम्स को डिटेल में किया जाएगा। ये ओवरव्यू है एक तरीके से और आप इससे रिलेट कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन इनटू मराठी फाउंडेड द सत्य शोधक समाज। की थीम है सत्य शोधक समाज, यहाँ से आप लोग आंसर को समझ सकते हैं। इन द 1873 एंड आर्ग्यूड दैट ब्राह्मणिकल रिलीजन प्रमोटेड इनइक्वालिटी। तो निम्नलिखित में से किसने मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा का मराठी में अनुवाद किया था 1837 में? तो इसमें ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, एम.जी. रनाडे। तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है ज्योतिबा फुले। आइए ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ा समझते हैं। अभी रिसेंट में ज्योतिबा फुले जी के ऊपर एक मूवी भी आई है फुले। तो किस तरीके से जो एक भेदभाव होता था उसके ऊपर आप लोग समझ सकते हैं। ये मूवी बहुत ही की थीम बहुत ही अच्छी है इसकी। इनका फुल नेम था ज्योतिराव गोविंद राव फुले। लाइफ स्पैन है 1827 टू 1890। फिलोसफी थी एंटी कास्ट, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट एंड रेशनलिस्ट थे। एंटी कास्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे। कोर आइडियाज रिजेक्टेड द ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, एम्फेसाइड एजुकेशन एंड इक्वलिटी स्पेशली फॉर वुमेन एंड शूद्रास, बिलीव इन ह्यूमन डिग्निटी ओवर रिलीजन प्रेस्क्रिप्शन, इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न लिबरलिज्म एंड क्रिश्चियन इगलिटेरियनिज्म। की कंट्रीब्यूशन थे इनके फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज 1873 फॉर ऑपरेस्ड कास्ट, ओपन फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स विद सावित्रीबाई फुले 1858, ट्रांसलेटेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मैन इनटू मराठी। ये कुछ इनके स्कूल्स भी देख सकते हो। और इन्होंने फाउंडेड ऑफ सत्य शोधक समाज इंपॉर्टेंट है, की थीम से यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं जैसे तृतीय रत्न, और 1855 में एक प्ले था, नाटक था ब्रह्मना ब्रह्मांच का सब 1869, गुलामगिरी 1873, एलगोरिकल क्रिटिक ऑफ कास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी गया है काफ़ी बार। और अगला था इनका सेतकार अचाय अशुद्ध 1881, क्रिटिक ऑफ ब्राह्मण एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। इनके फेमस कोट हैं, एवरी मैन हु इज़ नॉट ब्राह्मण इज शूद्र। लेगेसी थे पायनियर ऑफ एंटी कास्ट डिस्कोर्स एंड प्रीकर्सर ऑफ अम्बेडकर की एक तरीके से इन्होंने शुरुआत की थी इस विचारधारा की। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन थिंकर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑगस्ट कॉम्टे एंड वेस्टर्न लिबरलिज्म वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज एंड एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म विदाउट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। तो इसमें से आपके कौन थे? ऑप्शन है जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर, गोपाल गणेश अगरकर, एम.जी. रनाडे एंड राजा राम मोहन रॉय। तो जब भी अगस्त कॉम्टे और पश्चिम उदारवाद से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज का जो स्थापना की थी वो आपकी की थी एम.जी. रनाडे जी ने की थी। ऑप्शन याद कर सकते हो आप लोग। इनकी जो लाइफ स्पेन थी 1842 से लेकर के 1901 तक थी। फिलोसफी इनकी लिबरल रिफॉर्मिस्ट थे, मॉडरेट नेशनलिस्ट थे एंड इकोनॉमिस्ट थे। की थी में आपके सोशल रिफॉर्म्स था, विडो रीमैरिज एंड चाइल्ड रीमैरिज, एवोल्यूशन, रिलीजियस रिफॉर्म बाय प्रार्थना समाज इंस्पायर्ड बाय ब्रह्मो समाज, पॉलिटिकल मॉडरेशन, बिलीव्ड इन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स एंड स्ट्रांगली अगेंस्ट द वायलेंट रिवॉल्यूशन। इन्फ्लुएंस था ऑगस्ट कॉम्टे पॉजिटिविज्म का एंड ब्रिटिश लिबरलिज्म, मिल एंड वर्क टाइप के लोगों का। अगला इनके मेजर वर्क्स हैं, एशिया ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स 1898, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स कंपाइल्ड पोस्ट मछली यानी कि मरणोपरांत इनकी भी आई थी बुक्स। इंस्टीट्यूशन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी फाउंडिंग मेंबर थे ये। फेमस कोट है इनके, रिफॉर्म्स मस्ट कम फ्रॉम विद इन रिलीजन नॉट एंड आउटसाइड, मतलब खुद के ही रिलीजन से रिफॉर्म्स आएंगे, किसी बाहरी के द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन है, power must be decentralized not only politically but socially and economically. This prescript was most centrally championed by which thinker who developed the concept of सर्वोदय? सर्वोदय का कॉन्सेप्ट इनमें से किसने दिया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, विनोबा भावे एंड जे.पी. नारायण। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे ने ही सर्वोदय का
आइडियोलॉजी दी थी। अगला क्वेश्चन, इनका जो एक्सप्लेनेशन है, इनका फुल नेम आप देख सकते हैं, विनायक नरहरि भावे, 1895 टू 1982। कोर फिलोसफी गांधीयन सर्वोदय, वेलफेयर टू ऑल, स्पिरिचुअल सोशलिज्म एंड ग्राम स्वराज। मेजर कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने जो भूदान मूवमेंट हुआ था स्वतंत्रता के बाद 1951 में, इसको लॉन्च किया था पोचमपल्ली तेलंगाना से, और जो भी बड़े भूमियार लोग थे उनको उन्होंने कहा था कि किस तरीके से आप लैंड्स को डोनेट कर सकते हैं। एम्फेसाइड ऑन नॉन वायलेंट एंड सोशल रिफॉर्म्स, पावर डिसेंट्रलाइजेशन करना था इनको भी, पंचायती राज। इनकी बुक्स एंड टॉक्स ऑन गीता एंड मुक्ति एंड मोक्ष, स्वराज्य, शास्त्र, भूदान, यज्ञ, लेक्चर्स। तो ये कुछ बुक्स हैं। की आइडियाज़ इनके सर्वोदय था, एडवोकेट, ये भी ट्रस्टीशिप्स के एडवोकेट थे गांधी जी की तरह। और रेवोल्यूशंस फेल्स अनलेस दे आर स्पिरिचुअल, अगर इसके पीछे कोई स्पिरिचुअल मेथड नहीं है, अगर शुद्धता नहीं है, तो वो रेवोल्यूशन फेल हो जाता है, इनका ये कहना था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था बिफोर कांग्रेस फॉर्मली अडॉप्टेड इन 1930 एंड एम्फेसाइज्ड स्पिरिचुअल नेशनलिज्म एज इंडियाज यूनिक सिविलाइजेशनल मिशन। इसमें से सबसे पहले पूर्ण स्वराज का आइडिया किसने दिया था, और नेशनलिज्म जो भी स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात की थी, तो जिसमें ऑप्शन है श्री अरविंदो, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपके इसमें से आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो जी ने ये स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात की थी और पूर्ण स्वराज की बात की थी। और इनका जो लाइफ स्पेन था 1872 से 1950 था। फिलोसफिकल लेगेसी थी इनकी, मिस्टिक, नेशनलिस्ट थे, इंटीग्रल योगी थे एंड पॉलिटिकल थिंकर। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, नेशन नॉट मेयरली ए जियोग्राफिकल यूनिट बट ए स्पिरिचुअल बीइंग। एकात्म मानववाद से भी रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से ही इनका दीनदयाल उपाध्याय वाला, तो जियोग्राफिकल यूनिट नहीं है लेकिन स्पिरिचुअल बीइंग भी है। इंडियाज रोल गाइड फॉर द वर्ल्ड स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। Purna Swaraj advocated for full independence in 1907 to 1908 before Congress adopted it formally in Lahore session 1930. की वर्क्स हैं इनके, वंदे मातरम 1905 to 8 में आई थी। इसके बाद इंपॉर्टेंट है लाइफ डिवाइन 1940, ऐसे ऑन द गीता एंड द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। इन चारों बुक्स को आप लोग याद कर लेना, ये काफ़ी पूछी जाती हैं यूजीसी नेट में। इनके फेमस कोट्स हैं, इंडिया इज राइजिंग नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द वर्ल्ड, नेशनल इज नॉट पॉलिटिक्स बट अ रिलीजन दैट कम्स फ्रॉम गॉड। अगला क्वेश्चन है, द रियल स्वराज विल come not by the acquisition of authority by a few, but by the acquisition of capacity by all to resist authority when abused. This idea was central to which Indian political thinker? इन्होंने कहा कि वास्तविक स्वराज तब आएगा जब कुछ लोगों द्वारा अधिकार प्राप्त करने से नहीं, बल्कि जब सभी को अधिकार मिलेगा। एम एन रॉय, महात्मा गांधी, जेपी नारायण एंड आर एम मनोहर लोहिया। इसमें जो आपके आंसर हो जाएंगे, महात्मा गांधी जी ने स्वराज की बात की थी, और वो भी स्वराज किसी कुछ लोगों के हाथ में नहीं, जो सबके हाथ, सबके लिए हो। तो एक्सप्लेनेशन में है, दिस कोट comes directly from Gandhi ji. Jai Hind, Hind Swaraj 1909. Gandhi vision on Swaraj by self-rule, not just politically but morally and spiritually. He warns against Western parliamentary system, labeling them a prostitute in Hind Swaraj. पूछ सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूट की वेस्टर्न पार्लियामेंट को, जो उसको रिलेट किया था, किसने किया था हिंद स्वराज में। की वर्क से इनके, हिंद स्वराज 1909, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सत्याग्रह, अहिंसा, ट्रस्टीशिप, स्वराज, सर्वोदय, रेजिस्टेंस टू अथॉरिटी एज ए मोरल एक्ट, इन्होंने काम किया था इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म विद स्पिरिचुअलिज्म एंड डिक्लेयर्ड द दैट अ लिविंग फेथ इन गॉड इज द फाउंडेशन ऑफ रियल सोशलिज्म। आध्यात्मिक समाजवाद की बात किसने की थी, और ईश्वर में जीवित आस्था ही सच्चे समाजवाद की आधारशिला है। इसमें ऑप्शन है आपके दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण। तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव ने ये लिविंग फेथ इन गॉड इज द फाउंडेशन ऑफ रियल सोशलिज्म की बात की थी। आइए हम लोग कुछ समझते हैं इनके बारे में। आचार्य नरेंद्र देव, ए की लीडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर गांधीयन मार्क्सिस्ट हाइब्रिड थिंकर, नॉन फॉर रिकनसाइलिंग मार्क्सिस्ट मटेरियलिज्म एंड एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। की थीम थी इनकी इथिकल सोशलिज्म, सिंथेसिस ऑफ मार्क्स एंड गांधी, क्लास विद कंपेशंस। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया एंड वेरियस इशू ऑन सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी पर इन्होंने बात की थी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड साइंटिफिक टेम्पर एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशन बिल्डिंग। इनमें से किसने साइंटिफिक टेम्पर की बात की थी, जो भारत के आधुनिक निर्माण की आधारशिला रखेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल और सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आंसर आपके जवाहरलाल नेहरू। वैज्ञानिक सोच और आधुनिक भारत राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला बताया इन्होंने। नेहरू आइडिया ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एज the basic for democracy, secularism and development of is evident. Letter from the father of to his daughter 1929 क्वेश्चन की बुक्स हैं। glimpse of world history 1934, the discovery of India 1946, toward freedoms autobiography थी इनकी 1936। इनके themes हैं scientific temper, secularism, rationalism, humanism and democracy। अगला क्वेश्चन है, who authored the first war of independence and was the earliest proponent of हिंदू राष्ट्र। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई, ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एम एस गोलवालकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो पी डी सावरकर ने ही इस बुक को लिखा था, ठीक है। तो आंसर सी सही हो जाएगा इसका। इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर कंबाइंड कल्चर नेशनलिज्म विद रिवॉल्यूशनरी मेथड्स। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनकी कुछ बुक्स हैं, जैसे द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस
अगली इनकी हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू 1923 में आई थी। इसेंशियल ऑफ हिंदुत्व 1923। सिक्स ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1940। तो इनकी कुछ बुक्स हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। इनकी की थीम्स थी हिंदुत्व पे इन्होंने बात की, कल्चरल नेशनलिज्म, रिवॉल्यूशन, हेरोइक रेजिस्टेंस, एंटी मुस्लिम अंडर नोट्स। पॉलिटिकली हो सकते हैं इसमें से कुछ, समझ सकते हो, बुक्स वगैरह को आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट एंड रिजेक्टेड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इन सोसाइटी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले, एन सी राजगोपालाचारी। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो दिया था वो पेरियार जी के द्वारा था। ठीक है। अगला है, इनके कुछ बुक्स हैं, जैसे खुद ही आरसू 1925 में थी, और भाई रिलीजियन 1930, और रिलीजियन एंड गॉड 1957, एंड वुमेंस राइट के बारे में इन्होंने बात की थी 1940 में, स्पीचेस दिए थे इन्होंने। और इनकी जो थीम्स थी, तो थीम्स भी इनकी अगर देखी जाए तो एंटी कास्ट थी, एंटी ब्राह्मणिज्म, रेशनलिज्म, वुमेन राइट्स एंड तमिल सेल्फ रेस्पेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग आर्टिकुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी एंड सेल्फहुड एज ए सेंट्रल टू इंडिविजुअल एंड नेशनल अवेकिंग? तो खुदी यानी इस तत्व, उसका सेल्फहुड का किसने मूल तत्व दिया था? इसमें ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मौलाना आज़ाद, राजा राम मोहन रॉय। तो ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है। इनके कुछ बुक्स हैं, इसको देख सकते हैं। अशरार ए खुदी, रुमजन ए वे खुदी, पायम ए मशरिक, वल ए जिब्रिल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन इन 1930। थीम्स थे खुदी, पैन इस्लामिज्म, मॉडर्न इस्लाम, नेशनहुड एंड स्पिरिट ओवर मटेरियलिज्म। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम मॉडर्निज्म एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, इकबाल एंड मोहम्मद अली जौहर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले अगर इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन रखी थी एजुकेशन की, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में भी इस्टेब्लिश हुआ था। एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था शुरुआत में। एक्सप्लेनेशन में सर सैयद सॉट टू रिकनसाइल इस्लाम विद मॉडर्न साइंस एंड वेस्टर्न एजुकेशन। एंड इनकी कुछ बुक्स हैं, अस्वा व भागवत हिंद 1858, तहजीब उल अखलाक है, ऐशे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद, स्पीच ऑन एजुकेशन। इस तरीके से उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दी। अगला क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ साम्यवादी स्वराज? तो साम्यवादी स्वराज का आइडिया किसने दिया था? इसमें ऑप्शन है भगवत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड लाला लाजपत राय। तो साम्यवादी स्वराज की जब बात आएगी तो आंसर आपके सुभाष चंद्र बोस होंगे। अगला इनके जो कुछ एक्सप्लेनेशन है, जैसे इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, द इंडियन स्ट्रगल 1934, लेटर टू एमाइल स्केंकल 1930, स्पीचेज ऑन IANA लीडर्स। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। थीम्स मिलिट्री इंटरनेशनलिज्म, सोशलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म। और इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन की कुछ की थीम्स। Question number 19. Who among the following medieval thinkers advocates a strictly hierarchical Muslim polity based on Shariat and discouraged political equality? तो इसमें से ऑप्शन है अबुल फजल, फिरोज शाह तुगलक, जियाउद्दीन वर्नी एंड शाह वलीउल्लाह। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हैं जियाउद्दीन वर्नी। ठीक है। तो ये मेडुअल पीरियड में थे, 40th सेंचुरी में, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। और इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तहरीक ए फिरोज शाही, फतवा ए जहादारी। और इनकी थीम्स थी एलिटिसिज्म, इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, रूल ऑफ नोबल क्लास एंड एंटी इगलिटेरियनिज्म। अगला क्वेश्चन है, Question number 20. Who among the following medieval Bhakti poet denounced casteism and ritualism and stressed devotions to the formless God? Formless God की किसने बात की थी? तो इसमें ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई। तो कबीरदास ने फॉर्मलेस गॉड की बात की थी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे वीजक, कबीर ग्रंथावली। एंड थीम्स में सिंक्रेटिज्म, सोशल इक्वलिटी, एंटी कास्ट एंड डायरेक्ट डिवोशन टू रिलीजियस क्रिटिक थे। और इन्होंने Kabir rejected both orthodox Brahminical Hinduism and rigid Islamic practices. He promoted Nirguna Bhakti, devotion to the formless God, and denounced caste, idol worship, and religious hypocrisy. अगला क्वेश्चन है, हु among the following feminist reformers wrote the high caste Hindu women founded the आर्य महिला समाज? तो इसमें हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, एनी बेसेंट एंड दयाबाई। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएंगे पंडिता रमाबाई ने हाई कास्ट रिफॉर्म्स बुक लिखी थी। इनके एक्सप्लेनेशन है, रमाबाई was a Sanskrit scholar, social reformers and Christian convert. She advocates women's education, emancipation and critique of Brahmin patriarchy. Books हैं कि द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887, यूनाइटेड स्टेट्स लोक स्थिति, एनी प्रवस्त्रवत्ता 1889, US स्टे में था जब थी तब इन्होंने ये बुक लिखी थी। बाइबल ट्रांसलेशन इनटू द मराठी में भी किया था। और फेमिनिज्म में थी, विडो रीमैरिज के रिफॉर्म्स के लिए भी बात करती थी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड रिवाइव गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल? तो इसको टूल्स किसने यूज किए थे? तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, पंचन पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक इसके राइट आंसर है। ठीक है। तिलक पॉपुलराइज द कल्चर सिंबल। ठीक है। शिवाजी एंड गणेश उत्सव इन्होंने किए थे। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, ओरियन और रिसर्चेस इनटू द
एंटिक्विटी ऑफ द वेदास, द आर्पिक होम्स ऑफ वेदास, गीता रहस्य। इनकी थीम्स थी हिंदू रिवाइवलिज्म, कल्चर नेशनलिज्म, मिलिटेंट स्वराज, गीता एज ए एक्टिविज्म, एंटी कॉलोन। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु अमंग द फॉलोइंग बाय द पोएट फिलोसोफर हु रिजेक्टेड बोथ ब्लाइंड नेशनलिज्म, वेस्टर्न मटेरियलिज्म एंड एम्फेसाइजिंग यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म। इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू एंड मोहम्मद इकबाल। तो आंसर आपके हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। Tagore criticized both aggressive nationalism and Western materialism, promoting vision of Vishwabharati, universal man. He believed in culture, harmony, and global ethics. Books इनकी हैं गीतांजलि, नेशनलिज्म, द रिलीजन ऑफ मैन, क्रिएटिव यूनिटी, घर वेयर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, व्हाट इज द कोर फाउंडेशन ऑफ आइडियल नेशनलिज्म? राजनीतिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक एकता, सैन्य बल और क्षेत्रीय गर्व। तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इक्वलिटी इनकी जो कोर थीम थी। ठीक है, इनके कुछ बुक्स हैं, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा, माई मास्टर, प्रैक्टिकल वेदांता एंड अदर लेक्चर, लेटर ऑफ स्वामी विवेकानंद, 9 वॉल्यूम्स से कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद इन 9 बुक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल फिलोसॉफिकल क्लेम ऑफ बुद्धिस्ट अगन्य सूत्र रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ सोशल ऑर्डर? Varna system is eternal. Society was created by gods. Society evolved due to contracts and moral decline. Karma determines social status. तो इसमें इनका सही आंसर हो जाएगा, सोसाइटी इवॉल्व होती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मोरल डेक्लाइंस। इसमें एक्सप्लेनेशन है, द अग्निशूत्रा बुद्धा गिव्स रेशनल एवोल्यूशनरी अकाउंट्स ऑफ सोशल ऑर्डर. ही डिनाइज वर्थ वेस्ट वर्ना एंड से इनइक्वलिटी बिगिन विद मोरल डिके एंड रूलर्स वर चूजन थ्रू आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनकी थीम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रैशनलिज्म, एंटी कास्ट एथिक्स एंड इवोल्यूशन इन पावर। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करोगे, जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, पीडीएफ के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए जीएस नामा के साथ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको नया नया कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।